जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 22 में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फेडरलिज्म जो है यानी कि संघीय ढांचा जो हमारे देश को दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों दिखता तो स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो वो फेडरल के जैसा जो है वो सिर्फ दिखता है, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो मूल आत्मा है वो दोस्तों जो है एकदम अगर देखा जाए तो वो यूनिटरी टाइप की है। और ये दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं तो आज फेडरलिज्म पे बात करने वाले हैं। आज दोस्तों जो लेक्चर नंबर है मैं बता दूं कि ये लेक्चर जो है हमारा अंत समय आने वाला है लेक्चर का, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी का हमने कोर्स शुरू किया था ये आज उसका 23 लेक्चर है। ठीक है, 23rd लेक्चर जो है ये आज इंडियन पॉलिटी का है। और आज के नहीं, सॉरी दोस्तों, आज 22 लेक्चर है। ठीक है, 22 लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं हालांकि ये 22 नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए रखे हैं। अगर देखा जाए तो ये 70 पार है। ठीक है, 70+ लेक्चर ये जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपरली जो इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने शुरू किया था लेक्चर 1 से, वो आज 22 है। अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो मुबारक हो, आप जो है सही दिशा में जा रहे हो और आप वाकई में उस लेवल को टच करोगे जो लेवल यूपीएससी की डिमांड है। अदरवाइज़ जो है वो लोलू पोचू पढ़ा करके जो है वो फिर एग्जाम ना निकलने वाला। ठीक है, रट्टा लगाते रहो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बुक है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि बुक पे काम चल रहा है, तो बुक हमारी रेडी हो चुकी है फाइनली। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी की जो बुक है इसको आप चाहें तो जो है मोबाइल नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको जो है मात्र 99 रुपये में आपको जो है ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, और ये बुक दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई। साथ ही में पीएसआईआर जो ऑप्शनल है उसके भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए। इसकी विशेषताएं आप देख लीजिए। ऐसी विशेषता शायद अभी मार्केट में ऐसी कोई बुक है नहीं, जहाँ तक मैंने जो ये मार्केट में उतारी है तो ऐसी बुक अभी है ही नहीं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आप बुक में पढ़ लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप व्हाट्सएप कर लें हमारे नंबर को, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज मैं बुक ही से पढ़ाऊँगा क्योंकि बुक अब रेडी हो चुकी है। तो चलिए जो है ये दोस्तों बुक है कुछ इस प्रकार से। हालांकि ये आप चाहो तो जो है इसको परचेज कर सकते हो, वो महंगी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे और फेडरलिज्म चैप्टर जो है इस बुक में आपके 8 नंबर पे पढ़ा है। 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे चले जाते हैं। 8 नंबर पे जाने के लिए सर्च मारा 8 और ये जो है हम पहुँच जाएंगे फेडरलिज्म पे। ठीक है, तो 8 तो ये जो है हर जगह पे आएगा। फेडरलिज्म सर्च कर लेते हैं, फेडरलिज्म। हालांकि दोस्तों फेडरलिज्म जो है मैं आपको एक बार शुरू में भी पढ़ाया था, लेकिन तब बहुत धीमे से पढ़ाया था, बहुत जो है हल्के में पढ़ाया था, क्योंकि वो तब जो है हम साइलेंट फीचर पढ़ा रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन आज हम चूँकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म को, क्योंकि और इसीलिए जो है आज हम फेडरलिज्म के लिए अलग से लेक्चर लेकर आए हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड रहता है फेडरलिज्म में, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये जो है फेडरलिज्म कहाँ हमारा चला गया, अरे बहुत सारे वर्ड हैं। तो चलिए जो है फेडरलिज्म जो है सर्च ही कर लेते हैं। 8 नंबर पे है, 8 मिल जा फेडरलिज्म, काहे पछता रहा है, कहाँ गया। अरे दोस्तों ये जो है गड़बड़ कर दे रहा है, मिल जाए यार। चलिए जो है ये जो है समझ इसको नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो फेडरलिज्म जो है मुझे सर्च ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है नीचे चलते हैं, कहाँ पे गया ये दोस्तों, मेंस के क्वेश्चन वगैरह सब पड़े हुए हैं आपके हैं। ठीक है, ऐसी बुक है नहीं मार्केट में, चैलेंज कर रहा हूँ ओपन, कहीं पे मिल जाए तो बता दीजिए। और इसके जो फीचर है वो इसको बेस्ट बनाते हैं। कहाँ पे गई, अरे यार 8 नंबर फेडरलिज्म, 8 चैप्टर ये कहाँ पे होगा, 8 स्टैचुरी के बाद है। अच्छा, तो 8 नंबर फेडरलिज्म जो है इसको सर्च मारें, देखें मिलता है। एक चीज़ जो है मिल जा मिल जा मिल जा, मिल जाएगा आई थिंक। अरे यार चलो ऐसे आ जाओ देसी दिमाग में। ठीक है, कहाँ गया, हाँ यही है शायद। मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये है 400 पेज तरफ। ठीक है, और अच्छा हम डायरेक्टली भी इसको सर्च कर सकते हैं, हमें अच्छा ध्यान ही नहीं मैंने दिया। तो चलिए ऊपर चले जाएं और ऊपर हमें मिलेगा फेडरलिज्म। मिल जा सिमसिम, काहे मेहनत करवा रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, मेरी गलती है, मुझे पहले करके आना चाहिए। मिल गया मिल गया फाइनली जो है चैप्टर नंबर 8 जो है हमारी बुक का ये ओपन आपके सामने, और आप देख सकते हो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपके अरेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, इनके आंसर भी दिए गए हैं, इस बार नहीं है। ठीक है, ये जो है ईयर वाइज सारे क्वेश्चन का जो है कंपाइलेशन आपके है, और ये देखिए जो है क्वेश्चन आपके सारे पड़े हुए हैं। और फेडरलिज्म दोस्तों बहुत ही फेमस टॉपिक है। आप अगर यूपीएससी के क्वेश्चन पे आप जरा नज़र गौर डालिए, हर ईयर पूछा गया है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिए।
ऐसा कोई वर्ष नहीं गया होगा, इसीलिए तो मैंने इसको अलग से जो है इसको ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं फेडरलिज्म चैप्टर अलग से क्यों लेता, साइलेंट फीचर में तो पढ़ा ही दिया था, और मोस्टली यही जो है टीचर्स करते भी हैं। तो चलिए इसको एक अलग से चैप्टर से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है राउंड अप टाइप का मिल जाएगा। द डिसीजन टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 हैज रीओपन्ड द डिबेट ऑन कंसल्टेशन इन इंडिया, डिस्कसेस वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको पता है कि 2027 में जो है पॉपुलेशन की सेंसस होने वाली है, जिसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, जिसके बाद मतलब जो है सीटों का जो है बंटवारा होगा। और आपको पता है ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक इंडियन एक्सप्रेस में शायद जो है टाइटल जो है छपा हुआ था, उसी से क्वेश्चन को लिया गया है। और ये दोस्तों जो बुक तैयार की गई ना, इसमें बहुत सारे जो है राइटर्स का योगदान है, ठीक है। उनकी जो पॉइंट हैं वो इसमें लिए गए हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये कोई एक सोर्स से बुक नहीं बनाई गई है, कई सोर्स से मिला करके बुक को बनाई गई है, जो भी आप बड़े नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो सबका इसमें मिक्सचर है। तो आपको मैं बता दूं कि ये इसीलिए यूपीएससी ने पूछा क्योंकि ये फेडरलिज्म से क्वेश्चन। आपको अगर सर पॉपुलेशन का फेडरलिज्म से क्या लेना देना, अरे है यार, तुम बात समझो। पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे डिलिमिटेशन होगा। जब डिलिमिटेशन होगा सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, तब जो है सीटों का बंटवारा होगा। और जब सीटों का बंटवारा होगा तो साउथ वाले अपनी डिबेट एक चलाए रहते हैं, नॉर्थ वाले अपनी डिबेट चलाते रहते हैं। यही जो है फेडरलिज्म का मुद्दा इकट्ठा कर देती है। फेडरलिज्म का मतलब कि पावर जो है वो स्टेट के पास बटी है और सेंटर के पास बटी है, ठीक है। और स्टेट के पास अपनी ताकत है, सेंटर के पास अपनी ताकत है, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। जुडिशरी जो है उनका निर्णायक काम करती है। तो यही चीज़ जो है फेडरलिज्म हमारे देश में बनाती है, जहाँ पे स्टेट जो है उनके पास अपनी पावर है और सेंटर के पास अपनी पावर है, और जो जुडिशरी है वो दोस्तों पावरफुल वो जो है काम करती है, वो निष्कासित करती है जिस भी प्रकार की शिकायतें होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारी जो ये जो क्वेश्चन था वो इसी प्रकार से पूछा था कि डिबेट एक नई फिर खड़ी हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन जब सेंसस होगा तो फिर वो जो है नई डिबेट, फिर डिलिमिटेशन कमीशन होगा, ठीक है। तो सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट का मुद्दा है, ठीक है। और लेकिन ये जो है यूनियन सब्जेक्ट का मुद्दा जो है सेंसस है, ठीक है। और ये जो है सेंसस मैं आपको बता दूं 2021 में होनी थी, लेकिन वो जो है हो नहीं पाई और 2027 में टल गई, ठीक है। तो उसी पे जो है ये आंसर डिजाइन किया गया है। कोविड-19 के कारण टल गई थी, फिर जो है हो नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए जो है ये आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे बुक में पड़े हुए ऑलरेडी, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। फिलहाल हम आज क्वेश्चन से नहीं डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी तो बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने मेंस, ये जो है पीएसआई और ऑप्शनल सेक्शन बी जो होता है उसके सारे क्वेश्चन जो है फेडरलिज्म के टॉपिक के डाल दिए गए हैं। चलिए अब आ गए, अब हम चैप्टर पे आ चुके हैं। तो फेडरलिज्म का दोस्तों सीधा सा मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है कि स्टेट का कोर फंक्शन है, 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गन होते हैं किसी भी स्टेट के। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशियल, ठीक है। यानी कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के कार्य जो है किसी भी स्टेट के जो है कोर फंक्शन को 3 ऑर्गन में बांटा जाता है। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है उनकी जो है इंटरप्रिटेशन करना और उनको जो है एजुकेट करना किसी प्रकार के डिस्प्यूट को, अगर वो जो है उससे अराइज होते हैं, और जो है रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना, ठीक है, और इंडिविजुअल लिबर्टी को भी जो है प्राथमिकता देना। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब जो है पावर अलग अलग सेपरेट होनी चाहिए। अब वो पावर किसी में भी हो सकती हैं, वो सेंटर स्टेट में हो सकती हैं, वो स्टेट के बीच में हो सकती हैं, वो जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल के बीच में हो सकती हैं। ऐसा तो जो है आप पढ़ते आते रहोगे। दोस्तों ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया कहाँ से? तो एंशियंट एंड रिपब्लिकन थिंकर हुए पॉलीबायस, ठीक है, इन्होंने जो है इस प्रकार के आइडिया को जो है दिया था, और इन्होंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन को जो है ऊपर चेक होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक ही इंस्टीट्यूशन कहीं पे डोमिनेट ना करने लगे। मतलब उस समय जब उन्होंने दिया होगा तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा होगा, ऐसा मॉडर्न आज का नहीं दिया होगा। आज मॉडर्न में तो मॉन्टेस्क्यू को उठाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है इसको 3 डिवीज़न जो आज ट्राइडिक डिवीज़न जो पावर है वो स्पिरिट ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू है उसमें जो है उन्होंने दी है कि जो है तीनों अंगों के बीच में डिवीज़न होना चाहिए। लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत पॉलीबायस ने करी थी। ये एंशियंट एंड रिपब्लिकन थिंकर है, ठीक है, और पॉलीबायस, और एरिस्टोटल में भी थोड़ा सा जो है इसका मिलता है। और अमेरिकन में अगर हम बात करें तो जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो तीनों सिस्टम जो हैं वहाँ के तीनों ऑर्गन जो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मैंने आपको बढ़ाया था जब मैंने आपको अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं,
ठीक है। यूपीएससी का लगभग बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर चैनल नहीं विजिट किया तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ये दोस्तों आज 23 लेक्चर है। ये कौन सा लेक्चर है, सॉरी ये आज कौन सा लेक्चर है, 22 लेक्चर है। और इससे पहले मैंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन शायद लेक्चर 1 में या 2 में पढ़ाया है, तो आप पहले वो देखो जाकर, तो आपको समझ आएगा कि अमेरिका में चेक एंड बैलेंस कितने टफ है, कितना मतलब जो है एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी को रखती है, कैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को रखती है, कैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रखती है, कैसे लेजिस्लेटिव जुडिशरी को रखती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका में बहुत टफ जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, और चेक एंड बैलेंस एक दूसरे को करते रहते हैं ताकि एक ही अंग जो है वो कहीं डोमिनेट ना करने लग जाए। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव के काम में हस्तक्षेप डायरेक्टली तो नहीं करती है कि पार्लियामेंट में जाकर के कुछ जो है उल्टा सीधा करे जाकर के, या कभी कभी जो है जुडिशरी कर भी देती है, जिसको जो है मैंने अभी जब आपका सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था सारी चीज़ें। तो हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो चेक एंड बैलेंस है, एक दूसरे की पावर को जो है चेक और बैलेंस करते रहते हैं, और उसके तरीके जो है अलग अलग होते हैं। जैसे जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को कभी कभी चेक एंड बैलेंस कर देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है जो नेता खुंटा होते हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई आरोप लगना हुआ है वगैरह वगैरह, तो जुडिशरी जो निर्णय देगी वही काम होगा जा करके। या किसी लॉ की जो है किसी अलग प्रकार से व्याख्या करना है, किसी लॉ को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ भी डिक्लेयर कर देना, तो जुडिशरी के पास ताकत है। वहीं पे जो है लेजिस्लेटिव के पास ताकत है, वो चाहे तो जुडिशरी के कोई भी जज को हटा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, हालांकि आसान इतना होता नहीं है। ठीक है, और जो जुडिशरी में जो है वो रोल अगर थोड़ा बहुत जो देखा जाए, हालांकि कॉलेजियम सिस्टम चलता है जुडिशरी में तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी काम जो है वो एग्जीक्यूटिव बैलेंस कर सकती है। और इसी प्रकार से तीनों में जो है वो चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, एक दूसरे को जो है डोमिनेट करते रहते हैं। और कभी कभी फंक्शनल ओवरलैप भी हो जाता है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, या जुडिशियल ओवर रीच हो गया। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ आएगी कि जो है ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये बहुत पुराने से है और मॉन्टेस्क्यू भी मॉडर्न माना जाता है। दोस्तों कंपेरेटिव थोड़ा मॉडल देख लेते हैं। तो यूएस में आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता रहता है। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो है ऐसा अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे फ्यूजन है पावर का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो नॉर्मली जो है वो पार्लियामेंट से ही ड्रा होती है। ठीक है, और मतलब जो है अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस पार्लियामेंट में दिखता नहीं यूके में। अगर आप यूके वाला लेक्चर देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। यूके का लेक्चर बेटा पहले देख लेना जा करके, ठीक है, अदरवाइज जो है पल्ले ना पड़ेगा। ये इंडियन पॉलिटी का कोर्स मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ, तो सारे लेक्चर पहले देख के आओ पिछले। तो यूके के मॉडल में आपने देखा था कि वहाँ पे जो है कि कैसा चेक एंड बैलेंस होता है, मतलब जो है पूरी ताकत अगर देखा जाए तो एकात्मक रूप से तो जो है पार्लियामेंट के पास रखी है, और जहाँ पार्लियामेंट होगी वहाँ पे जो मिनिस्टर वगैरह होंगे वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो जुडिशरी अभी वहाँ पे नई बनी है। ठीक है, 2009 तरफ इस्टेब्लिश हुई है, 2006 तरफ शायद। तो ये जो है यूके का काम हो गया। अमेरिका में तो थोड़ा सा चलता भी है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों इंडिया में अगर बात की जाए तो कई बार जो है फंक्शनल जो है ओवरलैप भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे थे जगदीप धनखड़, वो जो है जुडिशरी के ऊपर भड़क पड़ते थे कि जो है हमारे काम में जो हस्तक्षेप करना जो है जुडिशरी का काम बन चुका है वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों जब मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट का काम है इन तीनों अंगों को जो है वो जो है सेपरेट रखना। ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। जैसे जज जो है वो नेता से नहीं मिलेगा, नेता जज से नहीं मिलेगा जब तक कि कोई स्पेशल सेरेमोनियल ना हो। जैसे जो है अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ के यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे तो एक अलग प्रकार से जो है माहौल बन गया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा जो है पास्ट में भी कई बार हो चुका है। जैसा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि ये दरअसल एक परंपरा है। ठीक है, कोई नया ऐसा सिस्टम नहीं है। जब भी कोई जो है मतलब एनिवर्सरी या कई ईयर हो जाते हैं, जैसे जुडिशरी को भी ईयर बहुत सारे हो गए थे, कुछ सेलिब्रेशन था तो इसीलिए था, बाकी ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है और ये एक जुडिशरी में जो है आ जाती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये तीन अंग हमारे देश में हो गए। अब फंक्शनल ओवरलैप के दोस्तों कहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे मिनिस्टर जो होता है वो दोस्तों मेंबर भी होता है पार्लियामेंट का, तो ये फंक्शनल ओवरलैप है। ठीक है, मतलब जो है अगर देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मिनिस्टर आर नॉर्मली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो है जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली जो है मेंबर भी होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है,
और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लेजिस्लेचर के। तो अगर हम बात करें तो मिनिस्टर जो है वो मतलब एक अगर देखा जाए तो फंक्शनल ओवरलैप हो रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के भी थोड़े बहुत काम कर रहा है और अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काम भी कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा जो है बिधना आ जाता है। ऑर्डिनेंस पावर, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जो है ऑर्डिनेंस की पावर होती है जब वो सेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव हेड वो जो है प्रेसिडेंट है, तो उसको जो है ये लॉ बनाने की ताकत कहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो हालांकि वो टेम्परेरी होते हैं हमें भी पता है, लेकिन फिर भी एक बात किया जाए तो फंक्शनल ओवरलैप नहीं है कि दोनों काम कैसे कर ले रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इधर आगे बढ़ें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर कॉमनली डेलीगेट रूल मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट सुपरवाइज डेलीगेशन एंड स्ट्राइक डाउन इंस्टेंस दैट अमाउंट टू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्डिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव काम करते करते जो है कुछ इस प्रकार के जो है कार्य हो जाते हैं जो दिखने में ऐसा लगते हैं कि जो है वो कोई रूल जैसा बना रहे हो, मतलब जैसे नियम जैसा बना रहे हो, ठीक है। तो जुडिशरी कई बार हस्तक्षेप उसको करना पड़ता है कि आप भैया एग्जीक्यूटिव में हो, आप जो है लेजिस्लेटिव नहीं हो, कानून बना रहे हो बैठे बैठे, ठीक है। और दोस्तों ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल जो बॉडी होती हैं वो भी जब बन जाती हैं तो वो भी एक प्रकार से फंक्शनल ओवरलैप का ही एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि उससे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये उन्हीं के टक्कर में तो बनाया जाता है ताकि जो है कार्य जल्दी निष्पादित हो जाए, जल्दी काम हो जाए। लेकिन फिर इससे क्या होता है, फंक्शनल ओवरलैप हो जाता है जजों, मतलब जो बड़ी बड़ी कोर्टें हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद अपील होने का अधिकार होता है, वो तो हमको भी पता है, लेकिन फंक्शनल ओवरलैप तो हो ही जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है जुडिशियल लॉ मेकिंग बाय PIL, कई बार दोस्तों जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आती है और जुडिशरी जो है वो कानून बना देती है, गाइडलाइन जारी कर देती है, जैसे विशाखा गाइडलाइन ले लो या कई प्रकार की जो है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जारी करती रहती है जेलों से रिलेटेड या कुछ भी प्रकार की। तो ये जुडिशरी कैसे कर सकती है, तो हमारे देश में जो उसमें फंक्शनल ओवरलैप का बड़ा समस्या रहता है। अब दोस्तों जो है कुछ लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक जजमेंट है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन द डेली लॉज एक्ट, इसमें दोस्तों कहा गया है कि एक्सेप्टेड लिमिटेड डेलीगेशन बट वारंट अगेंस्ट डेलीगेशन दैट डिस्प्लेस एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि जो है मिनिमम, मतलब अगर देखा जाए तो लिमिटेड डेलीगेशन आप किसी को दे सकते हो कि जो है चलो थोड़ा बहुत जो है अपना चला लो मन का, लेकिन ऐसा नहीं कि जो है पूरा लेजिस्लेटिव फंक्शन किसी को दे दो। राई साहिब राम जवैया कपूर का केस है, इसमें कहा था कि एग्जामिन द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन ऑन फंक्शन एंड परमिशनल स्कोप ऑफ नॉन जुडिशियल बॉडीज एक्सरसाइजिंग पावर अफेक्टिंग राइट्स, यानी कि जो है जो नॉन जुडिशियल बॉडीज़ हैं अगर वो किसी प्रकार का जो है एक लिमिट के पार जो है अगर मतलब जो है अगर किसी के राइट को जो है किसी के अधिकार को जो है छीन रही हैं तो वो किसी प्रकार से जो है मतलब सही नहीं है, ठीक है। उनको एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जो आपका काम है वही करें, ठीक है, ये चीज़ है। और किसी के दूसरे के मामले में जो है मतलब दूसरे के वो नहीं होते दूसरे के पट्टे में जो है टांग अड़ाना, तो IC गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का है, इसमें कहा हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम दैट पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स कुड नॉट अब्रीच फंडामेंटल राइट बाय ट्रीटिंग अमेंडमेंट एज लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देन इंटरप्रिटेड, यानी कि जो है पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट को कर्टल नहीं कर सकती है, जो कि मैं 50 बार पढ़ा चुका हूँ। गोलकनाथ का केस केशवानंद भारती आपने पढ़ा ही होगा, पिछले लेक्चर में मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ करके पढ़ाया हूँ। इंदिरा गांधी राजनारायण का आपको पता ही है, ठीक है, इसमें कहा था कि जो है लिमिट्स जो है अमेंडमेंट की, ठीक है, तो उसको जो है बताया था। और केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए तो जाना ही जाता है। SP गुप्ता में जो है यूनियन ऑफ इंडियन के केस में फर्स्ट जज केस था, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। मुँह ना फाड़ना, क्योंकि जो है पिछले लेक्चर का देख के नहीं आए हो सीधे इस पर आगे हो गए तो फिर जो है तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेगा, इसलिए पिछले लेक्चर देख के आओ, सब स्मूथली समझ आएगा गारंटी के साथ। तो SP गुप्ता के केस मैंने आपको बताया था जहाँ से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो जजों ने जो है वो अपना ही सिस्टम पूरा बना लिया, जबकि ये काम जो है किसी और का था, तो उन्होंने जो है स्वयं से ही स्वयं के जजों को चुनना स्टार्ट कर दिया। DM अरावली गोल्फ क्लब का है मामला ये दोस्तों, एम्फेसाइज्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड वार्नड अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर्स दैट अमाउंट टू पॉलिसी मेकिंग और द क्रिएशन ऑफ द परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि किसी प्रकार का जुडिशियल के ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्ट लगाया है, ठीक है, और जुडिशियल के ऊपर भी कि जुडिशरी भी जो है इस प्रकार के कुछ जो है ऑर्डर ना पास करे जो है पॉलिसी मेकिंग टाइप के जो दिखाई पड़ते हों। तो डॉक्ट्रिन इंडिया में जो है अगर हम बात करें तो आर्टिकल 50 से इंस्पायर है, जहाँ पे कहा जाता है स्टेट से कि आप जो है सेपरेशन पावर जो है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है, और ये चीज़ है फंक्शनल सेपरेशन जो है वो होता रहे और जो है ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए। चेक एंड बैलेंस दोस्तों क्या होता है, चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है किसी कोई एक अंग अगर जो है इन तीनों में से आगे भाग रहा है तो उसको बराबर लाना कि प्रभु तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा जो रुको और तुम अपने काम पे ध्यान दो, जो तुम्हारा काम है ज़्यादा आगे आगे ना उलझो जा करके, नहीं तो तुम्हारा जो है ऐसा तैसा कर देंगे। तो यही होता है चेक एंड बैलेंस, ठीक है, चेक करना और बैलेंस करना, जैसे नहीं होता वो चेस वाला चेक एंड बैलेंस।
जुडिशल रिव्यू के द्वारा जो है ये भी अक्सर जो है एक एक जो है मतलब एक सवालों के घेरे में रहता है। इससे जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के तरीके से या लेजिस्लेटिव के तरीके से पावर को एक्सरसाइज करती है। कई बार जो है जुडिशल रिव्यू कर देती है, मतलब कानून पार्लियामेंट ने बनाया और जो है जुडिशरी उसमें उसको सही गलत ठहरा देती है। ठीक है, तो कई बार कहा जाता है, हालांकि दोनों मैंने पक्ष उसके डाल दिए हैं। ठीक है, अगर अच्छा पक्ष कहोगे, मतलब गुड फैथ में कहोगे तो कहोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, और अगर उसको निगेटिव पक्ष में कहोगे तो कहोगे जुडिशियल ओवर रीच है। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ाया था, इसलिए समझ आ जाना चाहिए। और नहीं अगर पिछले लेक्चर देख के आए हो फिर कहूँगा देख के आओ। तो हमारे देश में दोस्तों फेडरल जो सिस्टम है वो यूनिटरी वाइज है। अब यूनिटरी वाइज कैसे हो गया, इसका सीधे पीछे कारण ये दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं। ठीक है, आर्टिकल 246 के अनुसार पार्लियामेंट को जो है वो कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और 3 प्रकार की लिस्ट हमारे देश में होती हैं, जो कि मैंने आपको साइलेंट पेजर वाले लेक्चर में पढ़ाया था। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। दोस्तों जो हमारी आज़ादी मिली थी ना 15 अगस्त, जो बंटवारा हुआ था, उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अगर जो है वो बंटवारा ना होता तो जो रेजिडुरी जो पावर है, यानी कि जो अवशेष शक्तियाँ हैं, यानी कि जो ना यूनियन में आती हैं ना स्टेट में आती हैं लिस्ट में, जो कंकरेंट में आती हैं, वो स्टेट को देने का पक्ष का हिमायती थे जिन्ना। लेकिन चूंकि हमारा बंटवारा हो गया तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो रेजिडुरी पावर है वो सेंटर के पास आ गई, क्योंकि हम लोग सेंटर स्ट्रांग चाहते थे, क्योंकि हमने इतिहास में देखा हुआ था जिसका सेंटर जो है मजबूत नहीं है वो जो है गिर जाएगा। तो चलिए, हमारा जो है यूनिटरी वाइज है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, ये सब पढ़ा के रखा है, फिर मैं कहूँगा पिछले लेक्चर देख के आओ, बहुत कुछ मिक्स करोगे अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे। तो इंडिया में दोस्तों अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, अमेरिका में जो है प्योर फेडरलिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पे प्योर नहीं है, यहाँ पे यूनिटरी तरीका का है, एकात्मक व्यवस्था टाइप की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है बनाता है। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जो है फेडरल बस दिखे, ठीक है, फेडरल एट्रीब्यूट हो, लेकिन जब कभी इमरजेंसी लगे या मतलब कोई क्राइसिस का समय आए तो यूनिटरी बन जाए ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही होता भी, इमरजेंसी लग जाती तो यूनिटरी बन जाता है, एकात्मक बन जाता है। केसी वियर दोस्तों जो है उन्होंने बाद में कमेंट की कि जो है इंडियन फेडरलिज्म वो क्वासी फेडरलिज्म है। ठीक है, और जो है क्योंकि इसमें डुअल पॉलिटी फीचर है। ठीक है, और सेंट्रलिज्म भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, केंद्र के पास ज़्यादा सत्ता है। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविज़न देख लें, ठीक है, जिससे हम पता लगा पाएँ कि जो है आखिर कहना क्या कभी चाह रहा है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, द यूज ऑफ टर्म यूनियन रेदर देन फेडरेशन सिग्नल्स द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फेडरल करेक्टर। तो ये आर्टिकल फर्स्ट है कि दोस्तों कह रहा है कि हमारा देश जो है वो यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया है, ना कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया है। तो यहीं से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कभी कहना क्या चाह रहा है। 245 देखेंगे तो 245 में पार्लियामेंट के पास जो है ताकत है कानून बनाने की, और स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट लिस्ट पे बना सकता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो पावर है वो सेंटर के पास है। 246 जो 246 जो आर्टिकल है वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अमंग द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड द कॉन्करेंट लिस्ट स्पेसिफाइड, यानी कि 3 प्रकार की लिस्ट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसके पास जिसकी पावर है। 249 कहता है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पासेज अ स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इट नेसेसरी टू द नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकती है जब तक कि जो है वो राज्यसभा अगर जो है वो परमिशन दे दे, मतलब उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को अगर कह दे कि भैया कानून बना ले तो बन जाएगा, अदरवाइज जो है स्टेट लिस्ट पे स्टेट का हक होता है। आर्टिकल 250 कहता है कि वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो 250 के अनुसार जो है वो स्टेट जो है सेंटर जो है वो कानून पार्लियामेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट पे। 252 कहता है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय रिक्वेस्ट सच अप्लाइड टू द कंसेंटिंग स्टेट्स एंड मे बी अडॉप्टेड लेटर बाय द अदर स्टेट्स। दोस्तों अगर जो है कोई 2 या 2 से अधिक स्टेट कहते हैं कि प्रभु हमारा एक कानून बना दो, ठीक है, तो वो जो है कानून पार्लियामेंट बना सकती है अगर वो रिक्वेस्ट ऐसी करते हैं। 253 कहता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी और कन्वेंशन इवन द सब्जेक्ट अदरवाइज इन द सब्जेक्ट लिस्ट। दोस्तों पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो है इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट को जो है इंप्लीमेंट कराने के लिए, कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए आर्टिकल 253 के तहत सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के हैं उन पर भी कानून बना सकती है, और वो ट्रीटी, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वो कन्वेंशन इंप्लीमेंट होगी।
254 के अनुसार अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ अ रिपगेंसी बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स टू द एक्सटेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जब भी जो है सेंट्रल लॉ और जो है स्टेट लॉ के बीच में किसी प्रकार का जो है मतभेद होगा, किसी प्रकार का विवाद होगा, तो सेंट्रल लॉ वहाँ पे स्टेट लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। 256 से 257 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एंड द कंस्टेंट ऑन द स्टेट्स, स्टेट मस्ट कंप्लाई विद द यूनियन लॉज एंड इंश्योर देयर एग्जीक्यूटिव एक्शन डज नॉट इम्पीड यूनियन फंक्शंस। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई किसी प्रकार का कानून अगर स्टेट जो है वो यूनियन लॉ के अनुसार ही कोशिश स्टेट करेगा कि जो यूनियन लॉ अगर किसी मुद्दे पे बना हुआ है तो उसी के अनुसार ही स्टेट जो है अपना कानून को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बना सकता है, यूनियन लॉ के साथ ही कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। 263 कहता है कि पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स के बीच में एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी जिसके पास पावर होगी, ठीक है, कंसल्टेशन की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की यूनियन और स्टेट के बीच में। 279A दोस्तों जो है वो जीएसटी काउंसिल घुसेरी गई इसमें है 101st अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, ये पहले नहीं था। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं कि जो है तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी काउंसिल, ये जीएसटी में जो है जीएसटी से रिलेटेड के लिए जो है उसेरी गई है। ठीक है, सॉरी जो है ये डाला गया है 279A, ये 101st अमेंडमेंट के द्वारा इसको डाला गया है। जीएसटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है यूनियन जो है स्टेट के बीच में टैक्स का मतलब जो है मतलब कुछ भी कम करना है ज़्यादा हुआ तो उसके सजेशन के लिए, या मान लीजिए उसमें मीटिंग होती है फिर जीएसटी काउंसिल फैसला लेती है जीएसटी से रिलेटेड। 280 दोस्तों फाइनेंस कमीशन की बात करता हूँ। फाइनेंस कमीशन मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका काम क्या है, फिर भी बताना पड़ रहा है, अदरवाइज़ बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ, मुँह काहे चलवाओगे। फाइनेंस कमीशन का दोस्तों काम होता है कि टैक्स का बंटवारा जो है वो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में किस रेशियो या किस इक्वेशन के साथ होगा। 356 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में। 356 तो बच्चे पता रहता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जब जो है स्टेट में फाइल होती है। 365 दोस्तों कहता है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायरेक्शन यूनियन की हैं अगर वो स्टेट नहीं मानता है, उसको फेल करता है उसको करने में इम्प्लीमेंट, तो जो है 365 के अनुसार जो है वो लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट, मतलब जो है रूल लग जाएगा। ठीक है, और लैंडमार्क जजमेंट देख लीजिए तो एसआर बोम्मई का केस जो है एसआर बोम्मई का जो है केस जो है एसआर बोम्मई का जो है केस कहाँ गया, हाँ एसआर बोम्मई का जो है केस है जिसमें कहा है कंस्टेंट आर्बिट्ररी यूज ऑफ आर्टिकल 356 है, और इसमें कहा है कि जो है आर्बिट्ररी यूज जो है इसका ना किया जाए किसी भी प्रकार से 356 का एसआर बोम्मई के। आईआर कोहेलो केस में कहा है कि 9th शेड्यूल में जो पढ़े हुए हैं, अब आपको देखो अगर 9th शेड्यूल आपको नहीं समझ आ रही तो मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, 50 बार पढ़ा चुका हूँ। अमेंडमेंट वाला जब लेक्चर लिया था तब उसमें मैंने पढ़ाया था। अब पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे तो हमें मत दोस्त ठहराना, ठीक है, हम पढ़ा के आए हैं। 9th शेड्यूल में दोस्तों कोई भी कानून पढ़ा होता तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जबकि आईआर कोयले में कह दिया है हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर देख लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात जो है वो 50 में की गई है, 74 से 75 में की गई है, मैंने प्राइम मिनिस्टर वाले में पढ़ाया था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पांसिबल होते हैं पार्लियामेंट और कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए, और प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है हेड होता है। और आर्टिकल 79 से 122 तक जो है प्रोविजन है पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसमें कंपोजिशन पावर और प्रोसीजर उनके दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के और जो बात की जाए तो 124 से 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। और आगे बात करें तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दोस्तों ये लेजिस्लेटिव वाले जो काम हो गए वो 79 से 122 तक हो गए। ठीक है, और 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट हो गया, और 214 से 231 तक जो है हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, इंदिरा गांधी राजनारायण के केस में कह दिया था कि जो है जुडिशियल रिव्यू और जो है हो सकता है। ठीक है, जैसे जो है इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन जो है उसको मतलब जो है मतलब इलेक्शन जो था राजनारायण वाला रायबरेली वाला जो केस था मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको जो है वो मतलब उसको नल डिक्लेयर कर दिया था। ये दोस्तों ताकत जो है हाई कोर्ट के पास होती है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला था। मद्रास बार एसोसिएशन का दोस्तों है केस, इसमें कहा था कि री इन्फोर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड स्टक डाउन अरेंजमेंट दैट अंडरमाइंड सेपरेशन प्रिंसिपल्स इन द अपॉइंटमेंट आर इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ ट्राइब्यूनल्स। क्या बोला
reinforce judicial independence and that undermine the separation principle, the appointment or institutional architecture of दरअसल मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं बार बार सॉरी अभी इधर ध्यान देते हैं। री इन्फोर्स इसमें दोस्तों मद्रास बार एसोसिएशन में जो है किया है जुडिशल इंटरडिपेंडेंस। जैसा जब दोस्तों ट्राइब्यूनल जो बनते हैं तो ट्राइब्यूनल एक प्रकार से जुडिशरी का ही मतलब क्वासी जुडिशियल फंक्शन करते हैं। तो उसमें जो है जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो जो ट्राइब्यूनल में चूज़ किए जाते हैं वो कोई कॉलेजियम से तो आते नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो है अंडरमाइन करते हैं पावर को, क्योंकि जो जुडिशरी में चूज़ किए जाते हैं, जुडिशरी में कॉलेजियम से आते हैं, यानी कि जज ही जज को चूज़ करता है। लेकिन ट्राइब्यूनल में एक सरकार के पास तरीका रहता है कि उसमें जो है कोई रिटायर्ड या कोई एक्सपर्ट या स्पेसिफाइड पर्सन को जो है बैठा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब जो है मानना ये था कि जो है कि ये जो है इंटरडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंस जो है बनी रहनी चाहिए जुडिशरी की, ठीक है। और जो मतलब जो है ऊपर से ला करके किसी को बैठा देते आकर के, वो थोड़ा बहुत हमसे भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्वासी फेडरल जो है इम्प्लीकेशन हो गया, और क्वासी फेडरल मैं आपको बता ही चुका हूँ, अर्ध न्यायिक, ठीक है, जहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मतलब जो है पूरा न्यायिक नहीं होता है, अर्ध न्यायिक। या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है मैं आपको तब पढ़ाया था जब साइलेंट फीचर पढ़ाया था। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो एक प्रकार की ऐसा फेडरलिज्म है जिसमें जो है कोऑपरेशन चलता है अमंग द स्टेट्स या अमंग द यूनियन एंड द स्टेट्स, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर लें तो 263 से जो बनती है वो भी कोऑपरेशन ही काम करती है। फाइनेंस कमीशन 280 से बनती है, वो भी कोऑपरेशन का काम करती है। जीएसटी काउंसिल भी कोऑपरेशन का ही काम करती है। वो आज जो है उसकी जगह आज जो है नीति आयोग जो थिंक टैंक का काम करता है वो इसी के लिए बना हुआ है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का दोस्तों मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे सारे जो स्टेट हैं उनके बीच जो है पावर का जो है इक्वल नहीं है, असिमेट्री है। मतलब जो है सिमेट्री नहीं है, सममितता नहीं है, असम्मित हैं। जैसे आप जो है 5th और 6th शेड्यूल वालों को जो है कुछ स्पेशल दिया गया दर्जा, ठीक है, और सारे स्टेट समान नहीं है, तो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी है। और कम्पिटेटिव फेडरलिज्म भी है। कम्पिटेटिव फेडरलिज्म कहाँ से आ जाता है, तो नीति आयोग ने जो है कई इंडिकेटर बना के रखे हैं जिससे जो है कम्पिटेटिवनेस हमें पता चलती है कि कौन सा स्टेट बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट इंडिकेटर में। तो अब देखते हैं सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इन्हीं के माध्यम से होता है, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग और जो जोनल काउंसिल होती हैं। जोनल काउंसिल मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले लेक्चर में जो है पढ़ाई थी, ठीक है। और ज़रा देख लेते हैं लेक्चर जो है कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो लेक्चर तो यार बड़ा लंबू है, अरे बाप रे। ये दोस्तों मेंस के जो है क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सॉल्व भी कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आ कहाँ से रहे हैं। जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं ऊपर। आगे ऊपर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, आगे जो है कहाँ ऊपर होगा, हाँ यहाँ पे आ चुके, यहीं पे थे ना। चलिए अब जो है लेजिस्लेटिव मैटर्स की बात कर लेते हैं। तो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में आपको बता ही चुका हूँ, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनी गई हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की जो है बात कर लेते हैं। 248 में जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, 249 बता ही चुका हूँ, 250 बता ही चुका हूँ, नहीं 250 मैंने क्या बताया था, हाँ बता चुका हूँ। 252 मैंने बता ही दिया, 253 मैंने बता ही दिया, 254 मैंने बता ही दिया, अभी बताया अभी। तो अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के मैंने लिस्ट बताई, और तीनों पे जो है उस प्रकार से जो है अपना अपना टेरिटरी के हिसाब से कानून बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आगे बात कर लें जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है टेरिटरी में मैं आपको बता ही चुका हूँ। सब्जेक्ट मैटर में आपको बता ही चुका हूँ, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो स्टेट ही सेंटर ही जो है पावरफुल रहता है।
और एक्सेप्शन दोस्तों कुछ हैं इसके, जहाँ पे जो है स्टेट लिस्ट तेल लेने चली जाती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग जाए या इमरजेंसी ये 250 वाली जो है के से जो है पावर मिल जाती है। अगर इमरजेंसी लगी हो तो स्टेट लिस्ट में बना सकती है पार्लियामेंट। नेशनल इंटरेस्ट में जो है बना सकती है अगर राज्यसभा जो है कह दे, ठीक है। स्टेट जो है रिक्वेस्ट अगर कर दे, ठीक है, तो 252 से, तो ये जो है इन प्रकार से जो है 252 से अगर जो है स्टेट रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो भी जो है कानून बना सकती है पार्लियामेंट। और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ट्रीटी या कन्वेंशन या किसी प्रकार का एग्रीमेंट को दर्ज कराने के लिए वो भी बन सकता है। रेजिडरी पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास है, यानी कि अवसर शक्तियाँ इसी को दी गई हैं, इसीलिए जो है यूनिटरी फीचर देखने को मिलता है। सेंटर का कंट्रोल रजिस्ट्रेट लेजिस्लेशन के ऊपर जो है किस प्रकार से है, जैसे 254 से कंट्रोल है स्टेट के ऊपर, 356 से है, 200 से भी है। गवर्नर अगर चाहे तो जो है रिजर्व कर सकता है बिल को स्टेट के द्वारा। हालांकि उस पर जो है 2025 में अभी जो है मद्रास जो केस था, अभी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर वही का बखान करना तो सही नहीं है, बस इशारों से समझ जाया करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर देखे जाओगे तो समझ आ जाएगा। तो गवर्नर जैसा कि आपको पता है कि बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंशियल सैंक्शन एंड इंटर स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो है प्रेसिडेंट अगर चाहे तो जो है वो सैंक्शन इंटर स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अगर जो है फ्रीडम किसी प्रकार की जो है ट्रेड कामर्स या जो है इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स प्रायर सैंक्शन, यानी कि किस प्रकार से ट्रेड कामर्स वगैरह जो है अगर उनके साथ किसी प्रकार का जो है अफेक्ट हो रहा है, स्टेट के द्वारा कुछ भी अगर लॉ बनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन जो है चाहिए होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में जो है अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है स्टेट को जो है लिए जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ जो है डायरेक्शन इशू कर सकता है। और ये जो है स्टेट फिस्कल ऑटोनॉमी जो है उसको जो है जो मतलब जो एक प्रकार की होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है उसी में जो है प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को कुल मिलाकर के स्टेट के ऊपर कंट्रोल आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर के मैनेजमेंट में सेंटर के पास। पार्लियामेंट सुप्रीमेसी इन कंकरेंट मैटर, कंकरेंट लिस्ट में जो है आपको पता ही है कि जो है सेंटर की वहाँ पे जो है प्रिविलेज रहता है। और रैशनल और सिग्निफिकेंस जो है कंकरेंट लिस्ट का देख लेते हैं, क्यों कंकरेंट लिस्ट बनाएगी, ठीक बनाई ही क्यों गई, ताकि जो है डुअल जो फेडरलिज्म है उसको रिजिड जो है ना बन जाए कहीं पे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है लड़ाई होने लगे, ठीक है, तो एक ताना सा रहना चाहिए ना, तो इसीलिए बनाई गई। बैलेंस करने के लिए जो है यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी जो है पूरे देश में, प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, तो 256 अगर हम बात करें तो 256 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात मिलेगी। तो स्टेट जो है अगर हम बात करें तो कोई भी जो है अगर the executive power of every state shall be exercised so as to ensure compliance with the laws made by the parliament and with any existing laws applicable within that state, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूज की जाएंगी स्टेट के द्वारा, तो वो सारी जो है कंप्लायंस में होनी चाहिए। पार्लियामेंट का कोई लॉ है या जो है स्टेट में अगर उससे पहले कोई लॉ बन चुका है तो उसी के कंप्लायंस के साथ जो है एग्जीक्यूटिव पावर की जाएंगी, ये बात जो है स्टेट को देखनी पड़ेगी। स्कोप ऑफ पावर क्या है, तो स्कोप पावर यही है कि 256 एम्पावर करता है यूनियन को इशू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन स्टेट को, ताकि वो जो है किसी प्रकार का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्लियामेंट्री लॉ को जो है, जैसे मान लो पार्लियामेंट कुछ बोले स्टेट कह रहा हम अलग गली में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। स्टेट को जो है वो पार्लियामेंट के साथ जो है कंप्लाई करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है उनका बात को मानना पड़ेगा। और जो स्टेट में लॉ प्रिवेल है पहले से है या फिर जो है सेंटर का जो है लॉ कोई है चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि जो है तुम अलग भाग रहे हो और हम अलग भाग रहे हैं, ठीक है। चार्ज रही हैं चारों अलग अलग कलर की। लिमिटेशन जुडिशियल चेक जो है इसमें जो है स्टेट के ऊपर रहता है, और अगर जो है वो इस प्रकार से फॉलो नहीं करता है डायरेक्शन को, तो आपको पता है फिर जो है उसके ऊपर 365 वाला बम गिरेगा करके। तो डायरेक्शन अंडर 256 शुड नॉट ऑर्डिनरली इंट्रूड इनटू द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों ये जो है मैं आपको बता दूं, इसमें जो है लिमिटेड ये रहती है बात की जो है तुम स्टेट के मामले में क्या हस्तक्षेप कर रहे हो, स्टेट को जो है हर बात में तुम जो है मतलब जो है डायरेक्शन भी तुम ही दोगे, कोऑर्सिव टाइप का जो है बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेयर कर रहे हो स्टेट की ऑटोनॉमी में, जुडिशियल रिव्यू जो है इसके लिए हमेशा हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा प्रयास किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो फेडरल बैलेंस एक बना रहना चाहिए, ठीक है। और SR बोम्मई के केस में तो सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है, और सरक्रिया कमीशन की भी जो है रिकमेंडेशन यही है। प्रेसिडेंट रूल तो बच्चा बच्चा गली गली का जानता है 356 में, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो है प्रेसिडेंट रूल मतलब तुम डिटेल में पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहे थे तब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज बस ऐसे बेटा ऊपर ऊपर ले लो, ठीक है, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो फेडरलिज्म,
ठीक है, उसका मतलब लो। और इसके बारे में यूनियन एग्जीक्यूटिव में बात की थी डिटेल में, ठीक है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो है बुक आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 99 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो है 1 मंथ का जो प्रीमियम मेंटोरशिप है वो भी जो है मिल जाएगी। तो प्रेसिडेंट के रूल की अगर हम बात करें तो 356 से आपको पता है कि जो है लग जाता है। और इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जो है गवर्नर जो है चलाने लगता है प्रेसिडेंट के जो है प्रेसिडेंट के मतलब जो है मतलब डायरेक्शन में। और प्रेसिडेंट को कौन डायरेक्शन देता है वो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है मतलब तुम जो है मतलब जो है फालतू में ऐसे लगा दो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब हालांकि सरकारें ऐसा करती नहीं है, वरना एक ज़माने होते थे, ठीक है, तो जो है इसे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लग जाता था। तो 258 एंड 258A में ज़रा हम देखते हैं तो डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन 258 कहता है कि द प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टैच टू दैट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर फंक्शन रिलेटेड टू एनी मैटर विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दिस फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस and cooperative implementation of union responsibility at the state level. Such instrument may carry financial administrative conditions. ये दोस्तों 258 जो आर्टिकल है ये डेलीगेशन की बात करता है। डेलीगेशन किस प्रकार का, जैसे दोस्तों जो है अधिकारी होते हैं, जैसे दोस्तों एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और एक तो जो है आपको क्या बोला मैंने, एक तो ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, ठीक है। और एक होती हैं मतलब जैसे UPPSC होती हैं, ठीक है। एक होते हैं UPSC, वो होती है देश की। तो स्टेट जो सेंटर होता है कई बार जो है, जैसे मैं आपको 258 बताऊं तो जो भी फेडरलिज्म की जो राष्ट्रपति को ये जो है 258 जो है राष्ट्रपति को ये प्रेसिडेंट को ये शक्ति दे देता है, पावर दे देता है कि वह किसी राज्य की मतलब कोई भी राज्य है उसकी जो है सहमति से उस राज्य की सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसे कार्य सौंप सकती है जिन पर यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो है पावर मतलब जो है विस्तार होता हो, ठीक है। मतलब ये है कि जो है संसद भी जो है अगर पार्लियामेंट भी जो है राज्य सरकारों को जो है संघीय विषयों से संबंधित कार्य करने के लिए सशक्त बना सकती है। मतलब ये है कि अगर कोई मतलब अगर संघीय मान लो जो है फेडरल अगर कोई जो है विषय है, ठीक है, उससे संबंधित कार्य करने के लिए जो है सशक्त बना सकती है, ठीक है, एम्पावर कर सकती है स्टेट को, ठीक है। इसके लिए जो है वो कोई अपना ऑफिसर या जो है कुछ नियुक्त करेगी, ठीक है। तो वो जो है संघीय कार्य को जो है अंजाम दे सकेगा स्टेट में, ठीक है। ये चीज़ है 258 अमेंडमेंट जो है उसमें हुआ था, ठीक है। लेकिन सहमति होगी, ये बात याद रखिएगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो है स्टेट अकेले काम नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है सेंटर की मदद लेनी पड़ती है। ऑल इंडिया सर्विस के मैटर में अगर हम देखें तो इसमें भी जो है 312 एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो 1 या मोर जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है बना सकती है, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स के लिए, ठीक है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IAS IPS ये सब उन्हीं में से हैं, ठीक है। और कोई भी जो है ऑल इंडिया सर्विस होती है उसमें जो है रिजोल्यूशन जब पास होता है राज्यसभा का सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, ठीक है। 2/3 जो है मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है 1951 का है, ठीक है। यही सब जो है रिक्रूटमेंट, कैडर कंट्रोल, सर्विस कंडीशन वगैरह वगैरह कंट्रोल करता है। तो ऑल इंडिया सर्विस जब बनती हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है कि उसके जो अधिकारी होते हैं वो सब इन्हीं राज्यों में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो केंद्र से आते हैं ताकि स्टेट पे जो है कंट्रोल कर सकें। और जब IAS IPS वाली जो सर्विस बनाई IAS वाली जो सर्विस बनाई जा रही थी ऑल इंडिया, सरदार पटेल का भी यही मानना था कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन ये लोग जो है यही देश चलाएंगे, ये ब्यूरोक्रेसी ही जो है देश चलाएगी, क्योंकि ये जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं और ये स्टील फ्रेम हमारे देश का है जो सेंटर की जो इंटेंशन है उसको राज्य में इम्प्लीमेंट करेगा। और जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेट जो है मतलब आन तना जा रहा, कोई बांध तना जा रहा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जब वो स्टेट में रहेंगे तो देखेंगे कि स्टेट चाह क्या रहा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले यही तो होता था कि सेंटर का कोई आदमी है ही नहीं स्टेट में। अब पता चला उन्होंने अपना एक राज्य अलग कर लिया, पता ही नहीं उन पर चला कि जो है राज्य अलग कर लिया, उन्होंने कहा नहीं भैया हम अपना फट्टा गाड़ेंगे जा करके, तो ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये ऑफिसर जो है इसीलिए आते हैं ऑल इंडिया सर्विस से अलग अलग स्टेटों में भेजे जाते हैं, ठीक है, ताकि कंट्रोल सेंटर का बना रहे। सेंटर जब पावरफुल होगा तो जो है कोई अलग होने की कोशिश नहीं करेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपको पता है आर्टिकल 315 से होता है, ठीक है। और
ये इनमें जो है इसमें जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर चाहें तो जो है वो एग्री हो सकते हैं। ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है बन सकती है भर्ती के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल 263 से बनती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये दरअसल जो है इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, जैसे नदियों का मामला अक्सर जो है भारत में विवाद का मुद्दा रहता है कि ये नदी हमारी है, वो कहता है हमारी है, वो कहते हैं नहीं 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 हमारी है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बता दूँ, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ये जो है आर्टिकल 262 से अनुसार जो है बनते हैं। जैसे पार्लियामेंट में बाई लॉ provide for the adjudication of the disputes relating to the waters of the interstate rivers or river valleys and may exclude the jurisdiction of the Supreme Court and the other constitution in such matters acting under this power. Parliament enacted the Interstate River Water Disputes Act 1956। दोस्तों होता क्या है कि कोई भी दो स्टेटों के बीच में जब नदियों का विवाद होता है तो जो है उसके लिए एक कानून बनाया गया है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? मैकेनिज्म दोस्तों ये रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिफर अ वाटर डिस्प्यूट टू अ ट्राइब्यूनल। एक ट्राइब्यूनल के पास जो है स्टेट की जो रिक्वेस्ट करता है सेंटर से कि भैया एक ट्राइब्यूनल बना दो, वो मामला को जो है देखे कि किसके पास कितना पानी जाएगा नहीं जाएगा। अपॉन सच रेफरेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन। इस विवाद को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है। अब ट्राइब्यूनल क्या होता है तो पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे, फिर तो पल्ले नहीं पड़ेगा, तो पिछले देख के आओ। पिछले वाले लेक्चर में बताया ट्राइब्यूनल। द ट्राइब्यूनल्स अवार्ड व्हेन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। दोस्तों जब भी जो है ट्राइब्यूनल कुछ भी जो है जजमेंट देता है तो वो बाइंडिंग होता है, वो मानना पड़ेगा, ठीक है, ऑफिशियल गजट में। अब ये ऑफिशियल गजट क्या होता है? ये दोस्तों कई लोगों को बात नहीं पता है कि कोई भी कानून बन जाने के बाद वो तब भी नहीं लागू होता है जब तक वो ऑफिशियल गजट में ना आ जाए, ठीक है। तो ये गजट में प्रकाशित होना, जैसे पास वाले बिल आता है, बिल के बाद जो है पास होता है, पास के बाद जो है प्रेसिडेंट का साइन होता है, उसके बाद जो है कानून नहीं बनता है। कानून उस दिन से इम्प्लीमेंट होता है जब जो है गजट में आ जाता है, भारत सरकार के राजपत्र में आ जाता है। ये बात थोड़ी सी दिमाग में डाल लीजिए। ये दोस्तों लेक्चर जो है ना, अगर आप इसको सब, मैं कहता हूँ सारे लेक्चर अगर आप कंटिन्यू देख लो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख जाओगे, महारथी बन जाओगे पॉलिटी के, गारंटी दे रहा हूँ। ये 24 लेक्चर जो है ना इंडियन पॉलिटी के जो होंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है यूपीएससी की इंडियन पॉलिटी की, यूट्यूब पे फ्री में। दुख की बात यह है कि इस पर उतना सपोर्ट नहीं है क्योंकि हम ढोंग नहीं कर पाते हैं। चलिए इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो बिल था, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में। इसने जो है कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए। इसने कहा कि परमानेंट ट्राइब्यूनल जो है मल्टीपल बेंचेस के साथ जो है जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर को एक मिलाते हुए बना दिया जाए और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक कमेटी बना दी जाए, ठीक है, ताकि जो अगर प्री लिटिगेशन होती है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, और फिक्स की जाए टाइमलाइन को, ठीक है, और अवार्ड पब्लिकेशन वगैरह को, और एक नेशनल डेटा बैंक बनाई जाए रिवर के बेसिन से रिलेटेड, और जो है ट्रांसपेरेंट अपार्टमेंट मैकेनिज्म वगैरह रखा जाए सिलेक्शन कमेटी में। क्योंकि स्टेट ये कहते हैं कि यार तुम्हारा आदमी बैठा था, तुमने देखो पास करवा लिया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो 2019 का अमेंडमेंट। अच्छा ये एक बात और याद रखिएगा, ये दोस्तों जो वाटर का मामला होता है ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था इसमें जुडिशरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसीलिए ट्राइब्यूनल से ही फैसला मान लिया जाता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आई? चलो भैया आगे बढ़ो। सेंटर स्टेट रिलेशन विद द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म दोस्तों क्वासी फेडरल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी वाइज हमारे देश में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड दोस्तों ऐसे ही रहा है, इंटीग्रेशनल सेंट्रलाइज फेस, ये जो है ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फेस था, ठीक है, ये डोमिनेंट सेंटर था, ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, ठीक है, और सब सेंट्रलाइज तरीके से चलता था, हर चीज़ में सेंट्रलाइज, ठीक है। और इस नेशन बिल्डिंग का भी कुछ लोग कहते हैं कि नेशन बिल्डिंग चल रही थी, हर चीज़ में कंट्रोल होता था 1970 तक जो है वो, मतलब उसके पीछे देखो अपने अपने आर्गूमेंट भी हैं। हर चीज़ में जो है सरकार ही कंट्रोल करके रखना चाहती थी क्योंकि फिर जो है कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ना खड़ी हो जाए, ठीक है। तो ये जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक आती है एनसीईआरटी की, उसको आप जरूर पढ़िएगा, तो उसमें जो है आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो बहुत जो है इसमें कई बार ये भी होता था कि जो है कोई दूसरी जो बिजनेस था वो खड़ा ही नहीं हो पाता था, क्योंकि जो बड़े बड़े आदमी होते थे वो जब पैसा दबा करके कह देते कि भैया इसको ना खड़ा होना देना, तो एक ही आदमी की जो है बनती रहती थी। ब्रेड तक जो है उस पर सरकार की कंपनी जो है क्या मतलब दर्शाती, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे इनोवेशन इतना सारा चीज़ नहीं हो पाया, ठीक है, और कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लेना, ये इकोनॉमिक्स की क्लास तो नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगा। ट्रांजिशन टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1980 से 1990 के दशक जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहा, ठीक है। उसमें स्टेट जो है वो बार्गेनिंग करने लगे सेंटर के साथ। कारण दोस्तों ये रहा क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी जो है
वो जो गवर्नमेंट थी अब वो थोड़ी सी उसमें आने लगी, मतलब मेजॉरिटी जो है उतनी नहीं मिल रही थी, ठीक है। और ये दोस्तों वो थे जब टसल, आपको पता है कि जो है भारतीय जो जनसंघ पार्टी थी उस समय की, उसको क्या कहते थे, अरे जो आज बीजेपी है उस समय एनडीए, मतलब उस समय जो है उसका नाम जनसंघ शायद पार्टी हुआ करता था, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा जो है आ रही थी, तो फिर जो है उस समय बार्गेनिंग जो है चलती थी, तो रीजनल पार्टी और कोलिशन पार्टी जो है इंक्रीज हो गई, इसलिए जो है बार्गेनिंग पावर जो है वो धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज था जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा था 1980 से 1990 के दशक में। और अभी की अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है डुअल पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। और कोऑपरेशन भी होता है, कंपटीशन भी चलता है, ठीक, और टसल भी चलते हैं। तो अभी दोस्तों ये दशा है हमारे देश की। और दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट और कमीशन है, उनकी थोड़ी सी बात सुन लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये अपने आंसर राइटिंग में लिखोगे तो ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी आपके लिए, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट को थोड़ा सा जो है देख लेते हैं, चलिए। सबसे पहली कमीशन जो है बनी थी सरकरिया कमीशन। सरकरिया कमीशन 1983 में बनी थी, इसने रिपोर्ट अपनी 1988 में सबमिट की थी। इसने कहा था कि इनकरेज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट बाय द सेंटर व्हेन रजिस्ट्रेटिंग ऑन द कंकरेंट मैटर, प्रमोट प्रायर कंसल्टेशन विद द स्टेट। मतलब ये कह रहा है कि जो है स्टेट से एक बार पूछ लो यार, जब भी कंकरेंट लिस्ट पे मैटर बना रहे हो, क्योंकि चलने तो सेंटर ही की है, लेकिन फिर भी एक बार स्टेट से पूछ लो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिलेशन, एडवोकेट काशंस यूज ऑफ सेंटर से डायरेक्शन पावर। ये भी कहा है कि जो है डायरेक्शन इतनी ना दो कि जो है स्टेट तुम्हारी डायरेक्शन ही मानता रह जाए, ठीक है। रिजर्वेशन बिल को जो है वो ख़त्म ही कर दो, सॉरी मतलब जो है रिजर्वेशन बिल जो है ख़त्म नहीं कर दो, और रिजर्वेशन बिल जो है वो कम से कम जो है भेजो। और इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन जो है वो बना के रखो, ठीक है। परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना दो, जो है हमेशा इंटर स्टेट काउंसिल हमेशा बनी रहे। गवर्नर जो है रिकमेंड करता, गवर्नर के ऊपर इन्होंने कहा था कि अपार्टमेंट जो गवर्नर का हो, ठीक है, वो नॉन पार्टीशन होना चाहिए, कहीं पार्टी आर्टिस्ट ना उसका कोई ताल्लुक हो, ठीक है। और आर्बिट्रेरी रूप से ना उसको हटा दो कि जो है बात नहीं मान रहा सेंटर की तो जो है उसको हटा दिया, या जो है स्टेट का ज़्यादा सगा हो गया तो हटा दिया, मतलब कोई फालतू का लॉजिक लगा के ना हटा दो, ठीक है। और बहुत ही कम केसेस में जो है बिल को रिजर्व करवाओ, ऐसा नहीं कि हर बात पर रिजर्व कर दो बिल और काम ही नहीं चलने दे रहे, क्योंकि स्टेट में भी तो एक चुनी हुई सरकार है। इमरजेंसी जैसे जो है 356 का प्रयोग जो है उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे करें, बार बार जो है उसको ना करें, ठीक है। फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव में कहा है कि जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो स्ट्रेंथ करे, फाइनेंस कमीशन को जो है रोल जो है उसको जो है जो रोल है, ठीक है, उसको और जो है रीइंफोर्स करे और जो है स्ट्रेंथ करे ऑल इंडिया सर्विस को। इंटीग्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक, इंटीग्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक का मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं वो स्टेट और सेंटर दोनों के मेल मिलाप से काम करें, ऐसा ना लगे कि यूनियन का ही कोई एजेंट आया हुआ है, ठीक है। पुंछी कमीशन की बात कर लेते हैं, तो पुंछी कमीशन जो है 2007 से 2010 तक बनी थी, ठीक है। तो इसने भी जो है कुछ बात कही है, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन में इन्होंने कहा है कि फॉर्मलाइज कंसल्टेशन प्रोसीजर प्रायर टू पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑन द कंकरेंट लिस्ट। वही बात सेम इन्होंने कहा कि कंकरेंट पे पूछ लो एक बार। गवर्नर के बारे में कहा है कि एडवोकेट अ कंसल्टेटिव अपार्टमेंट मैकेनिज्म, फिक्स टेन्योर एंड अ क्लियर सेफगार्ड, लिमिटिंग डिस्क्रिशनरी पावर एंड द कोडिफाइंग। वो भी बात इन्होंने भी की है कि गवर्नर को जो है अपार्टमेंट का एक मैकेनिज्म जो है कंसल्टेशन लेकर के जो है स्टेट से पूछ लो एक बार कि गवर्नर को हटाने लगाने का वगैरह। इमरजेंसी के केस में कहा है कि जो है वो मतलब जो है ब्लैंकेट स्टेट डिसमिसल अंडर नहीं होना चाहिए 356, ठीक है। मतलब जो है कुछ उपचार भी जो है इसको दो स्टेट को भी, ऐसा नहीं कि जो है पूरा पावर तुम्हें कब्जिया ले तो 356 में, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल जो है उस पर काम करो, तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट बना दो, ठीक है। स्ट्रेंथ कर दो, और जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसको रैशनलाइज बनाओ, ठीक है। और इन्हेंस करो फाइनेंस कमीशन का रोल को। फाइनेंस कमीशन दरअसल रोल ये क्यों बार बार चिल्ला रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि फाइनेंस कमीशन ही निर्धारित करता है कितना टैक्स किसके पास जाएगा। जैसे अभी 41% जो है वो स्टेट के पास बांटा जाता है, बाकी सेंटर रखता है। अब दोस्तों फर्स्ट ARC की रिपोर्ट है, इसमें कहा था कि सेंटर स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन है और सिविल सर्विस में जो है रिफॉर्म होने चाहिए। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन है वो बढ़े, और सिविल सर्विस का जो रिफॉर्म है उसमें हो, ठीक है। सेकेंड ARC ने कहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसको फिर दोबारा इन्होंने कहा है सेकेंड ARC ने, और रिकमेंड किया है डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, लोकल बॉडी वगैरह जो है बने, और एडवोकेट हो, ई गवर्नेंस, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो हो, इंटर गवर्नमेंटल फंक्शनिंग हो। रिपोर्ट दोस्तों जो है ये एडवाइजरी नेचर में होती है, बात याद रखिएगा। अल्टीमेट डिपेंड जो है पॉलिटिकल विल पे ही करता है। तो हमारे देश में जो है कई सारे मुद्दे जो है बवाल का कारण बने रहते हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा हो जाता है,
ठीक है। तो उसमें सेंटर कहता है, स्टेट अपना अपना लड़ते रहते हैं कि जो है फिर बना दिया कंकरेंट पे कानून। एक मुद्दा ये भी बना रहता है कि जो है कई बार सेंटर क्या करता है कि जो स्टेट लिस्ट का मुद्दा था उसको जो है उठा करके सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया। ऐसा कई बार हुआ, जैसे एजुकेशन को जो उठा करके सेंटर का शायद था और उसको जो है कंकरेंट में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो है गलत बात है। बिल कई बार जो है रिजर्व कर देता है, तो पुंछी और जो सरकरिया कमीशन है उन्होंने तो मना ही किया कि ना करो ऐसा। ट्रीटी मेकिंग एंड द स्टेट कंसल्टेशन, जैसे मान लो इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी कराए और पता चला स्टेट से पूछा भी नहीं, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करा दिया। गवर्नर में के फिक्स टेन्योर में कोई हमसे नहीं पूछा जाता, तो ये भी एक बवाल का कारण है। इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है 356 में, ठीक है, उसको लास्ट रिजोर्ट के तरीके से यूज करो, ये नहीं कि हर छोटी सी बात में एक जो है इमरजेंसी हो जाए। इंटर स्टेट और जनरल काउंसिल जो है उनको जो है स्ट्रेंथ करने की काम बात जो है कही गई है, ठीक है, और प्रॉब्लम जो होती हैं वो उसमें होती ही नहीं है सॉल्व। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो होता है, ठीक है, उसमें जो है बहुत डिले होता है, तो इसका जो है कुछ उपचार करो। ऑल इंडिया सर्विस को जो है मॉडर्नाइज करो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेटर बनाओ, ना कि यूनियन का एजेंट बना के भेजो। राज्यसभा को जो है फेडरल प्रोटेक्टर जो है मानो, ठीक है, और जो है फेडरल प्रोटेक्टर मतलब कि राज्य की बात करने वाला ही राज्यसभा होता है। और फिजिकल फेडरलिज्म जो है उसको सही करो, फाइनेंस कमीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करो, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। इसका दोस्तों उपाय क्या है, क्योंकि समस्या तो बहुत सुन ली। कोडिफाई कर दो गवर्नर के जो नॉर्म है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन कंकरेंट लिस्ट पे ले लो एक बार, ठीक है। स्ट्रेंथ और रेगुलेट कर दो, रेगुलरी कर दो जो इसकी इंटर स्टेट काउंसिल की जो कमीशन की रिपोर्टों में कहा गया है। और रिवर वाटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को जो है उसको जो है जो टाइमलाइन है उसको निर्धारित कर दो, प्रोसीजर रूल वगैरह सही कर दो। राज्यसभा को फेडरल करेक्टर जो है उसका रीइंफोर्स करने की कोशिश करो, ठीक है। और रैशनलाइज कर दो, अडॉप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू रिड्यूस फ्रैक्शन बैलेंस कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दोस्तों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड द गादगिल फार्मूला जरा सुन लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या मतलब जो है क्या मामला है दोस्तों। गादगिल एक फार्मूला है, ठीक है, गादगिल फार्मूला एस्टैब्लिश एन ऑब्जेक्टिव नीड बेस्ड मेथड फॉर एलोकेटिंग सेंट्रल प्लान असिस्टिंग एमंग स्टेट्स ड्यूरिंग द प्लान एरा। दोस्तों जो गादगिल फार्मूला है ना, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोई भी योजना आती है तो उसमें फंडिंग होती है, कुछ परसेंट स्टेट का होता है, कुछ परसेंट सेंटर का होता है, कुछ परसेंट स्टेट का होता है, ठीक है। इस प्रकार से पैसा आता है, ठीक है। कोई भी स्कीम होती है तो वो ऐसे पैसा बटा होता है, कितना परसेंट कौन पैसा दे रहा है, ठीक है। तो गादगिल फार्मूला जो है ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसको जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, दरअसल हमारे देश में कई स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है मिल रखा है, ठीक है, उनको हायर ग्रांट मिलती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो है बवाल का कारण ये बना रहता है, जैसे भी आंध्र प्रदेश का और जो है मामला था जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड, तो वो सोच रहे थे कि जो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए, तो एक अलग जो है उनको बेनिफिट सेंटर की स्टेट से तरफ मिलते रहते हैं। कई बार उसका पॉलिटिकल नेचर भी होता है कि जो है मान लो अपने आदमी हैं तो चलो बना देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और पता चला तुम्हारी दशा ठीक है फिर भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये मतलब एक मुद्दा बना रहता है, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होना चाहिए मतलब स्पेशल कैटेगरी देने का पीछे, तो एक ये जो है बवाल का कारण बना रहता है, ठीक है। तो कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होती हैं, ठीक है, जो है सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती हैं, ठीक है। उसमें जो है यूनियन एक स्पेसिफाइड शेयर और फंडिंग जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, बचा हुआ स्टेट जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरी केस में जो है वो फंडिंग और ज़्यादा होती है सेंटर की ओर से, जो स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं उनको थोड़ी सी फंडिंग और ज़्यादा कर देता है सेंटर, और जो साधारण होते हैं उनको जो है उस हिसाब से अलग अलग मिलता है। नीति आयोग आपको पता ही है कि ये कोऑपरेशन और जो है कंपटीशन के लिए जो है बना गया है, ठीक है। और डिस्कशनरी जो है मतलब ये थिंक टैंक है भारत का, ठीक है, नीति आयोग, और बहुत बड़ा मतलब मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और नीति आयोग आपको बता ही चुका है। नीति आयोग की वेबसाइट पे जो है चली जाइए, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको, नीति आयोग बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो नेशनल काउंटर सेंटर, ये क्या है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो 26/11 का जब मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, 2008 का, तो अच्छा ये मैं बताना भूल ही गया कि जो गादगिल फार्मूला था ना ये डेवलप किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो उस समय के डिप्टी चेयरमैन थे DR गादगिल शायद, ठीक है। और इन्होंने जो है इंडिया की जो 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था 1969 से 1974 तक का, ठीक है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्टेट
बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन के आधार पर पैसा बांटो, पर कैपिटा इनकम टू इंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये गादगिल का फार्मूला था। ठीक है, तो ये जो है कि पैसा कैसे बटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस का, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्टेट सेंटर मतलब जो है स्कीम के तहत से जो है ज़्यादा फंडिंग दे देता है वगैरह। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है, ये जो है इंटेलिजेंस, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो है हर राज्य में, हर ज़िले में एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ठीक है, जैसे LIU जिसको कहते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। जैसे कभी भी कोई दंगा या कुछ भी भड़काना होता है, कुछ भी होना होता है, तो वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हमारे आसपास ही रहती है। और ये दरअसल जैसे आपने सुना होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, या NSG नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, ये तो कमांडो होते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे एजेंट रहते हैं। ठीक है, वो जो है इंटेलिजेंस का काम करते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र, ताकि जो है निगरानी रखी जा सके। तो 26/11 का जब अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है आपको पता है कि मुंबई का अटैक था, काफ़ी भयानक जो है था। ठीक है, तो उस समय एक हमें ज़रूरत पड़ी कि एक जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है, जैसे उसके बाद ही जो है बात किया जाए तो भारत ने जो है सैटेलाइट सिस्टम अपना बहुत काफ़ी ठीक किया। ठीक है, ताकि जो है जो समुद्र के मार्ग से लोग आते हैं, ठीक है, तो उन पे जो है नज़र रखी जा सके, क्योंकि वो जो है उधर ही से आए थे, अरब सागर तरफ से ही। ठीक है, समुद्र के माध्यम से जो है पानी बरसात चल रही थी, एंटर कर गए थे भारत में। ठीक है, और काफ़ी उन्होंने जो है तहलका जो मचाया था मुंबई में जो है, तो कई लोगों की जो है उसमें जान गई थी। ठीक है, तो हमारे देश में जो है इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस से जो है जो घटनाएं होने वाली होती हैं उससे पहले ही हमें अंदाज़ा लग जाता है क्या होने वाला है, फिर उसी प्रकार से जो है एक्शन उस पर लिया जाता है, उसको रोकथाम के लिए। और ये जो हर जगह पे जो है लोकल यूनिट में सब इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। तो following the 26/11 Mumbai attack, proposals emerged for a centralized mechanism to fuse intelligence, conduct national threat assessment, and improve interagency coordination. The stated purpose was to consolidate। देखिए, जब भी कोई प्रकार का इस प्रकार का बड़ा हमला होता है, तो काउंटर टेररिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी अड़चने आती हैं। अड़चने किस बात की आती हैं? अड़चने इस बात की आती हैं, स्टेट कहता है कि हम कैसे घुसने दें, वो कहता है सेंटर किस में घुसने दें, वो कहता है हमारी पावर, वो कहता है तुम्हारी पावर। अरे प्रभु, यहाँ पे पहले जो मैटर है वो टेररिज्म को है, लेकिन उनका बात सही है, क्योंकि कल को भी कोई जानकारी ली जाएगी तो कोऑर्डिनेशन तो बन रहा है ना। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा हो स्मूथली कि मतलब जो टेरर है, आतंकवाद है, उसके ऊपर सीधा प्रहार होना चाहिए, कोई हडल नहीं बीच में आनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए इंटेलिजेंस के बीच में। पता चला जो है स्टेट वाला बोल ही नहीं रहा, वो सोच रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, वो पता चला अपना जो है राजनीतिक चक्कर में चमकाने में घुसा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है बड़ा एक समस्या जो है फेडरल नेचर में करती हैं कि यहाँ टेररिज्म चल रहा है, वहाँ पे तुम्हें जो है अपनी पॉलिसी और दुनिया का राजनीति दिखाई पड़ रही है। तो सेवरल स्टेट्स ऑब्जेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग एजेंसी ऑन द फेडरल ग्राउंड्स। तो कुछ स्टेट जो है उनका ऑब्जेक्शन था कि जो है हम सेंट्रलाइज तरीके से जो है कोई एजेंसी कैसे क्रिएट करवा सकते हैं कि जो है वो सेंट्रल के काउंटर टेररिज्म को करे। ठीक है, क्योंकि स्टेट अपना सोचता है कि ऐसा ना हो कि टेररिज्म के नाम पे कोई हमारा कुछ निकाल लें जा करके जानकारी वगैरह। पुलिसिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोल आर प्रीडोमिनेंटली स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट पे ही दोस्तों, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड होती है और जो पुलिस होती है और जो पब्लिक ऑर्डर होते हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट का मैटर होता है। ठीक है, पुलिस वगैरह। तो अ सेंट्रल एजेंसी विद यूनिलैटरल ऑपरेशनल पावर रिस्क इंकरेजिंग इन ऑन स्टेट पुलिसिंग ऑटोनॉमी। और इस प्रकार से अगर जो है अगर इंटेलिजेंस के लिए जो है अगर सेंटर उसका यूज करेगा तो फिर स्टेट का कमांड नहीं रह जाएगा ना, मतलब जो है उसमें पुलिस के ऊपर। तो पॉलिसी शुड प्रायोरिटाइज लीगली बैक्ड ज्वाइंट फ्यूजन सेंटर एंड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें चाहिए होगा। ठीक है, ताकि जो है ये कुल मिला के बैलेंस चाहिए मामला में। तो स्टेचुरी फ्रेमवर्क दैट प्रोटेस्ट पॉलिसी स्टेट पॉलिसिंग प्रीरोगेटिव वाइल मैंडेटिंग टाइमली इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्लियर ओवरसाइट एंड जुडिशियल सेफगार्ड एंड सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द स्टेट पुलिस फोर्सेज विद द फॉर्मल लिंकेज टू स्पेशलाइज्ड सेंट्रल एजेंसीज। जैसे वहाँ पे उस समय जो है बन के आई NIA NSG। ठीक है, ये कंबाइंड ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ठीक है, तो पुलिस फिर वही बन नहीं रही और ये अलग से सिस्टम एक बना। तो GST जो है वो भी एक फेडरलिज्म का ही हिस्सा है, GST। ठीक है, तो कई बार जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, GST, और हालांकि अभी उसमें सुधार हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपकी बुक में अभी डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी सुधार हुआ है 5% 18% किया गया है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो बुक है ना हमारी,
ये जो बुक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक यूनिक बुक है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की। इसके जो मंथली जो वर्जन है अपडेट के साथ, अगर जैसे मान लो पिछले मंथ कोई अपडेट हुई है तो वो दोस्तों इसमें ऐड कर दी जाएगी और आपकी ईमेल आईडी पे वो बुक चली जाएगी। और इसका जो एडिशन है वो हर साल बदलेगा, ठीक है, लेकिन इसके 12 अपडेट टोटल साल में आएंगे, यानी कि 12 महीने 12 अपडेट आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो जीएसटी में सुधार हुआ तो इसमें अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपकी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको 99 में जो है परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो जीएसटी जो है मैं आपको बता दूं कि सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक जो है बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जीएसटी जो है जो मतलब एक प्रकार से फाइनेंस कमीशन जो है वही निर्धारण करेगा फिर कैसे पैसा ऐसा बांटा जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल इसके लिए जो बनती है, ठीक है, तो वही सारे जीएसटी से रिलेटेड मैटर को जो है देखता है। और कुछ केसेस में जो है स्टेट की डिस्क्रिप्शन जो है नहीं चलती है और जो स्टेट है उसकी पावर को कम हो जाता है जीएसटी काउंसिल में, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और तो जीएसटी काउंसिल हालांकि आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें जब आप वो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। फेडरलिज्म और दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में तो आपने देखा ही है कि जो है इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन या कुछ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टेट से नहीं पूछा जाता है, इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है, ठीक है। तो 253 जो है आपको पता ही है, ये आर्टिकल है, बता ही चुका हूँ। जब भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है स्टेट में डिप्लॉय की जाती है तो ये भी फेडरलिज्म को जो है चुनौती देता है, ठीक है। और सर्टेन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे हैं 355 ड्यूटी टू प्रोटेस्ट स्टेट को बचाने के लिए 355 से, 352 नेशनल इमरजेंसी के केस में, प्रेसिडेंट रूल के केस में, या आप सपा जब लग जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाया था। तो इन केस में जो है फेडरल सिस्टम में हो जाता है चौपट स्टेट का। 370 और 335 है, ये तो चलो हटा ही चुका है, ठीक है, 2019 में, ये आपके बुक में है, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं है। और ये दोस्तों 31 दिसंबर 2023 तक का अपडेट इसमें पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर ख़त्म हुआ फाइनली। लेक्चर अगर पसंद आया तो लेक्चर को जो है लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और ये जो है यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन जो है आपके डाल दिए हैं मैंने फेडरलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। फेडरलिज्म से देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। अच्छा, मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया अब उसको ज़रा देखते हैं कि क्या उसे सॉल्व होगा, तो देख लेते हैं। एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन डेवलपमेंट, तो अभी दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पैटर्न किस प्रकार से सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन का वगैरह जो है बना, और रिफॉर्म जो है क्या फिजिकल फेडरलिज्म में होने चाहिए, आप ये रिपोर्ट लगा सकते हो, और क्या हो गया। ये देखिए जो है इसका आंसर भी जो है आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नीति आयोग से पूछ दिया, कम्पिटेटिव कोऑर्डिनेशन, ऐसे थोड़ा ना हम पढ़ा रहे हैं, पूछा गया है। ये देखिए एपिडेमिक डिजास्टर, ये जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड था, ठीक है, ये भी पूछा कोविड के समय था। ये 2020 का है, 2019 का है, चेक एंड बैलेंस वगैरह अभी पढ़ाया जस्ट मैंने। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, 100 फर्स्ट अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा किस टॉपिक पे होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये लेक्चर नंबर 23 होगा, और लेक्चर नंबर जो 24 होगा वो होगा प्रेशर ग्रुप के ऊपर, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 24। उसके बाद हमारा इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बुक आप चाहें तो जो है परचेज कर लें, मोबाइल नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।